ऑफ मोस्ट ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन कब यूज़ की जाती है? जब हम लिक्विड या फिर गैस साधनों का, लिक्विड या गैस पदार्थों का हम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ट्रांसपोर्ट मैं कह रही हूँ कि सामान 30 दिन तक पहुंचेगा, 30 दिन के अंदर अंदर पहुंचेगा ये, ठीक है। और एक मैं कह रही हूँ कि सामान आपका 3 दिन के अंदर पहुंचेगा। तो खतरा किसके अंदर ज़्यादा है? ऑब्वियस ही बात है 30 दिन वाले में। कभी 30 दिन के अंदर इसकी एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि ट्रांजिट सामान को पहुंचाने का टाइम ज़्यादा है, ट्रांजिट टाइम ज़्यादा है, तो नॉर्मल सी बात है आपकी जो कॉस्ट है ना, ये जो कैपिटल की लगी हुई है इसके अंदर 20 करोड़ की, इसका रिस्क भी क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। और इसका रिस्क बढ़ा तो इस नॉर्मल सी बात है इसकी कॉस्ट भी क्या होगी? क्योंकि ये रुकी। स्टूडेंट, दिस इज तनु तिप्तान और आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सप्लाई चेन। कि सप्लाई चेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है, जो कि अभी अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। लॉजिस्टिक के अंदर भी मैंने बताया था कि लॉजिस्टिक के अंदर भी थोड़ा बहुत, और इवन स्टार्टिंग से जो चैप्टर्स चलते आ रहे हैं वहाँ पर भी मैंने ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बताया था। बट आज पूरा इन डेप्थ में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, किन किन साधनों का यूज़ करके हम गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, और कौन कौन से फैक्टर है जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए जब हम किसी गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण कॉस्ट ज़्यादा इनकर्ड होती है। उस कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है, उन सभी फैक्टर्स को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, और साथ में आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, और जो सप्लाई चेन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एलिमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आने का जो कि टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, वो कौन कौन से तथ्य है, जो कौन कौन से एलिमेंट है जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ इन आ सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन। कौन कौन सी पार्टीज इसके अंदर इंक्लूड होती है जब हम किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, वो बात की जा रही है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जो कि 4-4 नंबर में आपसे बहुत बार डिफरेंट यूनिवर्सिटी ने पूछा हुआ है। तो ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर, कंप्लीट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, बट हर चीज़ को इन डेप्थ में हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए तो एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि नॉर्मली हम हर चैप्टर्स के अंदर करते आ रहे थे। देखो, आपको मैंने एग्जाम्पल दिए हुए थे कि आप यहाँ पर सप्लायर है, ठीक है, और यहाँ पर कौन है? आपका कस्टमर है, ठीक है। कस्टमर से सप्लायर तक, सप्लायर से कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना और मटेरियल को फिर फाइनली कस्टमर तक पहुँचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? किसी ना किसी साधन का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि नॉर्मली मैं आपको कहूँ कि जैसे कि आप स्कूल के अंदर जाते हैं, स्कूल के अंदर आप बस के थ्रू जाते हैं, या फिर आपकी खुद की साइकिल के थ्रू जाते हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप अपने पापा की गाड़ी के थ्रू जाते हैं, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे पर्सन ट्रांसफर हो रहा है, राइट। आप खुद जा रहे हैं उसके अंदर। इसी तरह से सामान होता है बच्चे। सामान को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान, अब खुद तो नहीं जा सकता। अब वैसे हम नॉर्मली अपने आप खुद चल के भी जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बट सामान के अपने आप चल सकते हैं? नहीं ना। उसको चलाने के लिए, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करवाने के लिए हमें कोई ना कोई साधन का यूज़ करना पड़ेगा। जब हम किसी पर्टिकुलर फिजिकल गुड्स की मूवमेंट करवाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और वो ट्रांसपोर्टेशन हम कैसे भी कर सकते हैं। हम बस से कर सकते हैं, ठीक है, हम ट्रक से कर सकते हैं, हम कार से कर सकते हैं, हम रेल से कर सकते हैं, हम एयर से कर सकते हैं, दैट मीन्स एयरप्लेन से कर सकते हैं, वाटर से कर सकते हैं जिसको हम बोट या शिप कहेंगे, इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। मैं कह सकती हूँ इसको पाइप लाइन से भी कर सकते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन, अगर मैं किसी लिक्विड प्रोडक्ट की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट की लोकेशन को चेंज करते हो, जब किसी प्रोडक्ट की लोकेशन को जब हम चेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। आज के टाइम में, इवन पीछे बहुत काफ़ी सालों में, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा आ चुका है। क्यों? क्योंकि सामान को, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, सप्लायर जो है आपका ये पर्सन, इसको एक गुड्स बनाने में कह रही हूँ कि इसको मैगी बनानी, मैगी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है, वो रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होगा ना। वो रॉ मटेरियल कैसे आएगा फैक्ट्री के अंदर? फैक्ट्री के अंदर कैसे आएगा? एक व्हीकल के थ्रू आएगा, और इस व्हीकल को यूज़ कर रहे हो आप, तो ये भी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है, जिसको मैंने बताया था इनबाउंड लॉजिस्टिक था।
जब ये सामान बिल्कुल तैयार हो जाएगा, फैक्ट्री में बिल्कुल प्रोडक्शन तैयार हो गई, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो चुकी है इसकी, तो ये सामान बनने के बाद फिर मार्केट में जाएगा, वो कैसे चला जाएगा? उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, और उस व्हीकल के थ्रू आप क्या करने वाले हो, उस गुड्स की मूवमेंट करने वाले हो। देन फाइनली रिटेलर के पास चली जाएगी। क्या रिटेलर अपनी शॉप पे वैसे ले आएगा? इसका भी गोडाउन होगा, ये भी मोटरसाइकिल, बाइक या फिर रिक्शा या फिर रेडी का यूज करेगा, जिससे फाइनली कस्टमर तक पहुंचेगा। तो कहने का मतलब आज के टाइम में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है आपकी टोटल कॉस्ट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, और इसको कम कर जितना किया जाएगा उतना ही जो टोटल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी, टोटल सेलिंग प्राइस होगा, वो उतना ही क्या होगा, सही होगा, जिसके कारण आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। मैंने आपको पीछे बताया था कि जो कॉस्ट होती है और आपकी जो सेलिंग प्राइस होती है, टोटल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच का एक डिफरेंस होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। अगर जितना टोटल कॉस्ट कम होगा और सेलिंग प्राइस सेम रहने वाला है, तो उस केस के दौरान हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेके चलते हैं कि दो दुकानदार है, दुकानदार छोड़ो, यहाँ पे मैं कहूँ कि प्रोडक्शन करने वाले हैं। एक ने एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, उसकी टोटल कॉस्ट आई 80 रुपये, वही सेम प्रोडक्ट इस पर्सन ने प्रोड्यूस किया 50 रुपये, ठीक है। सेल करना है, टोटल सेलिंग प्राइस इसका है 100 रुपये, इसका भी क्या रहने वाला है 100 रुपये, तो प्रॉफिट किसको ज़्यादा हो रहा है, इस पर्सन को ज़्यादा हो रहा है। तो दैट्स मीन्स जितना टोटल कॉस्ट आपका कम होगा उतना आपका क्या होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि ट्रांसपोर्टेशन से जो खर्चा आता है वो हमें कम से कम करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि एक सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द वन लोकेशन टू द अनदर। जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाती है प्रोडक्ट की, वो चाहे कैसा भी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, सेमी फिनिश गुड्स है, या फिर आपका पूरा पैकेजिंग प्रोडक्ट है, उसकी लोकेशन आप चेंज कर रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, ठीक है। ये कहते हैं कि कंपनी सप्लाई चेन कॉस्ट कम फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लार्ज पोर्शन जो है ना कॉस्ट का, वो आपको कहाँ से आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है। तो अगर आपको ये कह रहे हैं कि एनी सप्लाई चेन सक्सेस इज क्लोजली लिंक इनटू द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, एज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैन डिवाइड इनटू द 3 मेन एरिया, जिसके अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है, सामान को परचेज किया जाता है, देन उसके बाद मैन्युफैक्चर किया जाता है, मैन्युफैक्चर करने के बाद फाइनली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और इसके दौरान काफ़ी बार इसके हम व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ पहले ही, जो आपकी जो पार्टीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि पार्टीज़ इन द ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन, कि ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन के अंदर कौन कौन सी पार्टीज़ होती है, मैं आपको शो भी कर देती हूँ। ये आपकी 5 पार्टी है, जिसको हम शिपर कहेंगे, जिसको हम कंसाइनर भी कहते हैं, कैरियर कहते हैं, एक थर्ड पार्टी है हमारे पास कंसाइनी, फोर्थ है गवर्नमेंट, देन फिफ्थ है हमारे पास गवर्नमेंट। ये पांचों के पांचों पॉइंट मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि टॉपिक है हमारे पास। ये जो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप है, कि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाते हैं तो इन स्टेप्स के गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर सीधा हम चलते हैं पार्टीज़ की तरफ, देन हमारे पास ये जो स्टेप है ये कम्प्लीटली कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम पार्टीज़ करते हैं, पार्टीज़ कौन कौन सी है। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि अगर आपको किसी से सामान मंगवाना है, ठीक है, आप किसी से यहाँ पर अगर किसी से सामान मंगवा रहे हो, उसे हम कहेंगे कंसाइनर, और जिस पर्सन के पास वो सामान पहुँच रहा है उसे हम कहेंगे कंसाइनी। और इन दोनों के बीच में एक मोड होगा जिसके थ्रू इनसे सामान, कंसाइनर से सामान कंसाइनी के पास पहुँचेगा, उसे हम कहेंगे कैरियर। समझ में आ गया? अब मैं इसको और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द ट्रांसपोर्टेशन। देखो मैं पहले यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे ये है पर्सन जो गुड्स की डिलीवरी करने वाला है, जिसके पास सप्लाई है, जिसके पास ये सामान अवेलेबल है। देन ये है आपके पास रिटेलर, ठीक है, ये पर्सन है जिसको ये सामान चाहिए। तो इस पर्सन को क्या कहेंगे, कंसाइनर कहेंगे, जिसके पास ये सामान है, जो इस सामान को क्या करने वाला है, शिप करने वाला है। शिप का मतलब होता है, शिपमेंट का मतलब होता है कि उसको लोड करने वाला है, व्हीकल के अंदर लोड करे, ठीक है, या किसी भी चीज़ के अंदर लोड करे, वो इसके अंदर लोड करने वाला है। देन इसके बाद ये रिटेलर के पास पहुंच जाएगा। और ये पर्सन क्या है होगा, इसे हम कहेंगे कंसाइनी कहेंगे, वो पर्सन जो फाइनली इस गुड्स को रिसीव कर रहे हैं। देन उसके बाद ये कस्टमर के पास जाएगा, जिसे हम नॉर्मली पब्लिक कहते हैं,
ठीक है। और जो बीच का पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, कैरियर कहेंगे, जो इस सामान को कैरी कर रहे हैं। ऐसे मोड को हम क्या कहेंगे, चाहे वो कंपनी भी हो सकती है जो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रही है, वो कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है जो इस चीज़ों को प्रोवाइड कर रही है, और इस सामान को हम किसी भी मोड से लेके जा सकते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, कैरियर कहेंगे। आ गया होगा समझ में। सबसे पहला पर्सन कौन होता है, कंसाइनर होता है, जिसको हम शिपर के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि वो गुड्स को क्या करता है, शिपमेंट करता है एक पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर, एक पर्टिकुलर मोड के ऊपर, ठीक है। उस मोड के, उस ट्रांसपोर्टेशन के विद द हेल्प हम क्या करते हैं, उस सामान को फाइनली कंसाइनी तक पहुंचाते हैं। दैट्स हम क्या कह सकते हैं, रिटेलर कहेंगे, या फिर मैं कहूँ कि उस पर्सन को जो कस्टमर को प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पब्लिक, जिसको हम क्या कहते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पर इस प्रोडक्ट को पहुँचना चाहिए था, उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक कहते हैं। एक और पॉइंट आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों बीच में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपको इन्वॉल्व मिलेगी। जो आपके पोर्ट होते हैं, जो आपके कैरिंग, जो ट्रांसपोर्टेशन कैरियर होता है, वो मोस्ट ऑफ क्या होता है, गवर्नमेंट होते हैं, पब्लिक पॉइंट होते हैं, क्योंकि इसको जो संभालने का पॉइंट जो है मोस्ट ऑफ ये सरकारी होते हैं, जिसके कारण इसके जो रूल रेगुलेशन है ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट के अधिकारियों द्वारा कि इन शिपर पर्सन ने इसको फॉलो किया है या नहीं है। और दूसरा कारण ये भी है, जो आपका रिवेन्यू होता है वो किससे जनरेट होता है, गवर्नमेंट का आपके टैक्स से होता है, कि आप टाइमली टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपका अगर सामान बाहर से आ रहा है तो इम्पोर्ट टैक्सेस आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों का इसलिए गवर्नमेंट ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द शिपर कौन होता है, कंसाइनर, मैंने साइड में लिखा हुआ है। ऑल द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस बिगेन विद द कंपनी ट्रांसफरिंग इट्स गुड्स फ्रॉम द वन वेयर हाउस टू द अनदर प्लेस सच एज द डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर्स एंड इवन अदर वेयर हाउसेज। ये एक ऐसे पॉइंट से स्टार्ट होती है जहाँ से हम क्या करते हैं, अपने सामान को ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को शुरू करते हैं। हम अपने वेयर हाउसेज से किसी दूसरे प्लेस पर लेके जाते हैं, वो दूसरा प्लेस कुछ भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, इवन कोई भी अदर वेयर हाउस भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब फाइनली सप्लाई करने वाले पॉइंट की बात की जा रही है। द कंसाइनर इज द सेंडर ऑफ द शिपमेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट्स। कंसाइनर कौन होता है, सेंडर होता है, जो उस गुड्स को एक लॉरी के अंदर भरकर आगे की ओर प्रोवाइड करता है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो कॉल्ड द शिपर, इसको हम क्या कहते हैं, शिपर भी कहते हैं। who want to have their goods move as a quick and as safely as possible। वो चाहता है कि उसका जो सामान है जल्दी से जल्द क्या हो, सेफली और जल्दी से जल्दी वो सामान जल्दी से पहुंच जाए। कैरियर की बात की जाए तो वो कंपनी और एक इंडिविजुअल पॉइंट होता है जो कि प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज का मतलब ये है कि आपको गुड्स, आप चाहे बस, ट्रक, रेल, चाहे किसी भी रोड से, किसी भी तरीके से आप भेजें, वो तरीका आपका कैरियर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, देर आर द मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ द कैरियर इंक्लूडिंग द कॉमन एंड द कॉन्ट्रैक्ट कैरियर एंड देर इज अ रीजनल एंड द नेशनल कैरियर एज वेल एज द लोकल और द फॉर हायर कैरियर कहते हैं। कॉमन कैरियर किसे कहते हैं, नॉर्मली इसे पब्लिक कैरियर कहते हैं, जो कि क्या किया जाता है, पब्लिक की शिपमेंट या फिर पब्लिक के कैरियर की कैरियर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरियर की बात की जाए तो यहाँ पर ये होता है कि आप किसी थर्ड पर्सन का जो शिपमेंट, थर्ड पर्सन के जो आपके ट्रांसपोर्टेशंस का थ्रू जो भी आप कैरियर को क्या कर रहे हैं, आप उसको हायर कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कैरियर करने की सुविधा नहीं है। कैरियर क्या है, एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन करने देने की सर्विसेज है। मैं कह रही हूँ कि मेरे पास बस नहीं है, ट्रक नहीं है, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मैंने क्या किया, किसी थर्ड पर्सन से उस बस या ट्रक को मैंने हायर किया, ठीक है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, देन उसके बाद उसके ट्रक के ऊपर मैंने अपना सामान लोड किया, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है किसी थर्ड पर्सन के साथ जिसका ये ट्रक है या फिर मैं कहूँ बसेस है, ठीक है। इसी तरह से काफ़ी सारे तरह के कैरियर होते हैं। कंसाइनी की बात की जाए तो कंसाइनी और द रिसिपेंट ऑफ इज द रिसीवर ऑफ द शिपमेंट ऑफ द फ्रेट। ये कहते हैं कि वो पर्सन होता है, वो डेस्टिनेशन पार्टी होती है और रिसीवर होता है जिसके पास फाइनली ये गुड्स क्या होता है, पहुंचता है। गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट का भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, डीप इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर रीज़न यही है कि गवर्नमेंट को ये भी ज़रूरी है कि उसकी जो सर्विस है वो रिलायबल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल वेलबींग के लिए हो, सोशल वेलफेयर के लिए हो, ठीक है। और दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन जितना सरल होगा, जितना सीधा होगा, जितना गवर्नमेंट के अंदर होगा, उतना लीगली वो काम उसमें कम मतलब आशंका रहती है कि उसके अंदर कोई घोटाला होगा,
है ना। और दूसरा यहाँ से टैक्स की भी बात की जाती है कि टैक्स को भी देखा जाता है कि जो पोर्ट के जो डिपार्टमेंट वाले हैं, जो समुद्री जहाज़ों सी ओशंस वाले हैं, उन्होंने टैक्स टाइमली डिपॉजिट किया है या नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं फॉरेन कंट्री से मंगवाते हैं, जिसके कारण हमें उनके ऊपर क्या करना पड़ता है, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। द पब्लिक की अगर बात की जाए, द लास्ट पार्टिसिपेंट्स इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री इज द पब्लिक। लास्ट पार्टिसिपेंट्स कौन है, आपकी पब्लिक है, विच इंक्लूड द, वो चाहे आपकी कस्टमर भी हो सकती है, चाहे वो बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि हर एक पर्सन आज के टाइम में कस्टमर है। क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मैंने आज क्या किया, आपने मुझे पैसे दिए, आप मेरे रूम पे रह रहे थे, रेंट के रूम पे रह रहे थे, ठीक है, आपने मुझे पैसे दिए, ठीक है, आपने उस पैसों का मैंने क्या कर दिया, उसका यूज़ कर दिया। मैंने कहा कि आपने मुझे 1000 रुपये दिए थे, मैंने क्या किया, 1000 रुपये में से 900 रुपये खर्च कर दिए और 100 रुपये क्या कर लिए, मैंने अपने पास रख लिए। तो जिसके पास 900 रुपये गए हैं उसकी तो उस टाइम इनकम हो गई है ना, मेरे पास क्या हो गया, खर्चा हो गया। क्या ये जिसकी इनकम हुई है 900 रुपये, इसमें से क्या ये खर्च नहीं करेगा, क्या हमेशा बचा के रखते हैं, नहीं ना। मैं कह रही हूँ कि इसने 800 खर्च कर दिया और 100 बचा के रख लिए। तो यहाँ पे हर पर्सन कुछ ना कुछ सेविंग करता है, कुछ ना कुछ स्पेंड करता है। कुछ ना कुछ स्पेंड करना दैट मीन्स अपनी वांट्स को कंप्लीट कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर क्या कहला जा रहे हो, एक कस्टमर कहलाए जा रहे हो। तो दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं इसके अंदर। इसको अगर आप और इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं कि क्या क्या है, कि जो शिपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होती है कि अपने गुड्स को, शिपर कौन था कि जो फाइनली गुड्स को लोड कर रहा है सामान को आगे तक पहुंचाने के लिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो लोड अच्छे से करे, पैकेजिंग अच्छे से करे कि डैमेज बहुत कम हो, अरेंज इस तरीके से करे ट्रांसपोर्टेशन की कि फाइनली आप उस जो गुड्स को क्या कर सके, अपने कस्टमर तक पहुंचा सको, ठीक है। हर चीज़ की कितना सामान है, कितना किसका सामान है, कहाँ ये रुकेगा, कितना किसको लोड होने वाला है, कैसे क्या होने वाला है। आपने नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो सुबह सुबह जो बेकरी वाले अंकल होते हैं, बाइक्स के ऊपर ब्रेड रोटी जो उनके जो ऐसे लोहे की पीछे स्टैंड लगा होता है, ब्रेड बहुत सारे रखे होते हैं, क्या वो सारे के सारे ब्रेड एक ही पॉइंट पे दे देता है, नहीं ना। अब ये कहाँ से इसने ब्रेड को पिक किया है उसे हम कहेंगे शिपर कहेंगे, और ये जो अंकल अपनी गाड़ी के ऊपर लेके आए इसे हम क्या कहेंगे, कंसाइनी कहेंगे, और इस टूल का यूज़ कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, कैरियर कहेंगे। और कंसाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी इसके अंदर सामान है, मैंने ब्रेड का एग्जांपल लिया, तो ब्रेड ये हो कि अच्छे से पैकेजिंग किया गया हो, पेपर वर्क अच्छे से हो, कि कितना सामान, मैं कह रही हूँ कि 2-2 लाइनें हर दुकान पे देनी है, तो मेरे पास हर चीज़ की डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न रहती है तो मैंने आपके लिए स्पेशल डिफरेंस लिखा हुआ है कि जो शिपर है और आपका जो कैरियर है, इनके बीच में मोस्ट ऑफ बच्चों को मुश्किल होती है, मैंने ये डिफरेंस भी दिखा रखे हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं, कौन कौन जिनके कारण हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देयर इज अ लॉट ऑफ द कॉस्ट। सबसे पहले क्या है, ट्रांसपोर्टेशन मोड, कि हम कौन से ट्रांसपोर्टेशन मोड को सिलेक्ट करें जिसके कारण हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। एक होता है हमारे पास इन्वेंट्री कॉस्ट, ट्रांजिट कैपिटल, ऑब्सोलेंसेस एंड पैकेजिंग, इंश्योरेंस। एक और होता है हमारे पास डिट्रोएशंस। इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मोड की। ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या होता है पता है बच्चे, कि हम कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहे हैं। समझ पा रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन का तो मतलब आ गया समझ में कि दैट मीन्स मूवमेंट होना। क्या होना? मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स की क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। मोड की बात की जाए तो क्या तरीका है, कौन से तरीके से आप अपने गुड्स को लेके जाना चाह रहे हैं। तो आपका तरीका, आपका रोड भी हो सकता है कि आप बाय रोड लेके जाना चाहते हो। बाय रोड का मतलब क्या हो गया, तो ट्रक या फिर बस या फिर आपकी खुद की लॉरी का यूज करेंगे। रेल की बात की जाए तो दैट मीन्स वो ट्रेन की बात कर रहे हैं, है ना। सी की बात की जाए तो दिस मीन्स समुद्री जहाज़ों या फिर मैं कहूँ कि बोटों का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एयरलाइन से आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ये टोटली डिपेंड करता है बच्चे कि आप जो ट्रांसपोर्टेशन जो मोड है वो डिपेंड करता है कि आपकी गुड्स का नेचर कैसा है, कितने किलोमीटर आपको जाना है, कितनी जल्दी आपको पहुँचाना है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके मोड को सेलेक्ट करते हैं। अब मैं कहूँगी जैसे कि अब मणिपुर के अंदर हादसा हुआ है,
अब वहाँ पे लोगों को बचाना है तो क्या मैं लंबे प्रोसेस का यूज़ करूँगी या छोटे जो कम टाइम मिले उसका प्रोसेस का यूज़ करूँगी? नॉर्मल सी बात है, जो कम टाइम लेंगे। अब जैसे देखो 2013 के अंदर जब केदारनाथ के अंदर जब वो इतना बड़ा हादसा हुआ था, काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी, तो उसके अंदर जब जो रेस्क्यू चला था बचाने के लिए लोगों को, तो उस टाइम किन का यूज़ किया गया था? क्या रेलों का यूज़ किया गया था? क्या समुद्री जहाज़ों का यूज़ किया गया था उन लोगों को बचाने के लिए? नहीं ना। एरोप्लेन्स का यूज़ किया गया था, जहाज़ों का यूज़ किया गया था जो आसमान के अंदर उड़ते हैं, है ना, क्योंकि वो जल्दी वहाँ पे पहुँच सकते हैं, लोगों तक खाना पहुँचा सकते हैं। क्या खाना की क्वांटिटी जैसे ट्रकों की क्वांटिटी जितनी होती है, मतलब ज़्यादा हैवी क्वांटिटी होती है? नहीं ना। तो दैट्स मीन्स कि टोटली डिपेंड करते हैं कि आपके प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, डिस्टेंस कितनी है, आपको कितनी टाइम ड्यूरेशंस की बात भी की जाती है कि कितना टाइम ड्यूरेशन आप ले सकते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन आपके पास अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आपको अभी बता देती हूँ, अगर आपको टाइम किया अगर मैं बात करूँ और कॉस्ट का, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। मैं कह रही हूँ कि मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, दैट मीन्स मेरे पास लॉन्ग टाइम है, ज़्यादा टाइम है मेरे पास, तो नॉर्मल सी बात है मैं ऐसे साधन का यूज़ कर सकती हूँ जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लंबा समय यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रेल हो गया, बोट हो गया, वाटर्स के थ्रू हम आ सकते हैं। तो वहाँ पे कॉस्ट क्या होगी आपकी, कम आएगी, ठीक है, लेस आएगी। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास टाइम ही बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल कम है टाइम, तो नॉर्मल सी बात है मैं एरोप्लेन का यूज़ करूँगी। एरोप्लेन नॉर्मल सी बात है हमारा कॉस्टली होता है, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो दैट्स रीज़न इनके बीच में क्या होता है, आपका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आपके पास ये कम है तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो कॉस्ट कम आएगी। इस तथ्य को आप पॉइंट को बिल्कुल ऐसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक रामबाण है इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट एज इट इज़ लिखे हुए बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपके पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो आप कितना रख पा रही हैं। देखो, एक तो होता है हमारे पास ऑर्डर कॉस्ट, जो कि इन्वेंट्री का ही पार्ट है, ध्यान से सुनना। एक होता है हमारे पास कैरिंग कॉस्ट, एक सेकेंड, कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट होता है बच्चे कि आप जब किसी सामान को ऑर्डर करते हैं तब कॉस्ट आता है, और कैरिंग कॉस्ट होता है उसका मतलब स्टोरेज करने की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि अमेजोन से आप या फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा से, नायका से, कहीं से भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, डिलीवरी चार्ज लगता है आपके ऊपर, है ना। अब मैंने क्या किया, मॉनिटर मंगवाया है, ठीक है। मॉनिटर मंगवाने में मैं कहूँ कि मेरी जो कॉस्ट है डिलीवरी की, ऑर्डर कॉस्टिंग की, ऑर्डर जो मैंने किया उसकी कॉस्टिंग की 100 रुपीज़ लगे हैं, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऑर्डर कॉस्ट जब मैंने एक बार ऑर्डर किया तब भी मेरी 100 रुपये आई, जब मैंने दूसरी बार ऑर्डर किया तब भी मेरी 100 रुपये आई, ठीक है। बट अगर मैं अलग अलग करके मंगवा रही हूँ, अलग अलग करके मंगवा रही हूँ, तो क्या मुझे उसके स्टोरेज की कॉस्ट आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़ रही है, ऑर्डर कर रही हूँ तभी मैं उस सामान को मंगा रही हूँ, तो मुझे उसको स्टोर करने की कॉस्ट तो नहीं आ रही होगी, ठीक है। इन केस मैं कहूँ कि मैं मेरे ऑर्डर कॉस्ट को कम करना चाह रही हूँ, मैं एक ही बार में सामान मंगवा रही हूँ। मैंने क्या किया, एक ही बार में 10 मॉनिटर मंगवा लिए। मॉनिटर समझते हो ना, जो कंप्यूटर होता है उसको बोला जाता है बच्चे, मॉनिटर जो स्क्रीन होती है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक बार मंगवाया, उसके 100 रुपये तो आ गए, मैंने 10 मंगवा लिए, उसको रखने का खर्चा बढ़ गया। तो इन्वेंट्री कॉस्ट कहीं ना कहीं यही बात की जाती है कि टू द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द होल्डिंग आइटम इन द स्टॉक। ऐसी कॉस्ट की बात की जा रही है, ऐसे खर्चे की बात की जा रही है जो कि आप स्टॉक के अंदर होल्ड करके रखते हैं। द लेवल ऑफ द गुड हेल्ड इन द स्टॉक इज द इंडिकेटेड बाय, कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले लीड टाइम की बात की जा सकती है। लीड टाइम का मतलब पता है क्या होता है, टाइम गैप को बोला जाता है। टाइम गैप का मतलब कि लॉन्गर ट्रांसपोर्टेशन आइटम लीड टू द हायर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। पता है क्या करें कि अगर हम कह रहे हैं कि लंबा टाइम के लंबे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें, मैं कह रही हूँ कि रेलवे का यूज़ कर रही हूँ मैं, और बोट का यूज़ कर रही हूँ, वाटर के थ्रू मैं अपने सामान को पहुँचा रही हूँ, तो नॉर्मल सी बात है इतना लंबा टाइम ड्यूरेशन, मैं कह रही हूँ कि मेरा 1 महीने के बाद ये सामान यहाँ पे पहुँचेगा। क्या मैं 1 महीना काम ही करना बंद कर दूँ? नहीं हो सकता ना। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 महीने की और एक्स्ट्रा इन्वेंट्री मेरे पास होनी चाहिए कि मेरा प्रोडक्शन ना रुके,
ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप लॉन्गर ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा इन्वेंट्री की जरूरत होगी, जिसके कारण आपकी कैरिंग जो कॉस्ट होगी, उसके स्टोरेज करने की जो कॉस्ट होगी वो आपकी ज्यादा आएगी। ठीक है। तो लीड टाइम की बात की जा रही है। अगर आपके एक छोटा ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया है तो नॉर्मल सी बात है आपको स्टोरेज करने की जरूरत नहीं होगी। मैं कह रही हूँ कि एरोप्लेन से मैं अपने सामान को डेली पहुंचा रही हूँ, फटाफट फटाफट फटाफट, दिल्ली से मुंबई में डेली अपने सामान को लोड करती जा रही हूँ, तो क्या मेरी कैरिंग कॉस्ट होगी? नहीं होगी। मेरी स्टोरेज करने की कॉस्ट नहीं होगी, बट हाँ ऑर्डर कॉस्ट वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन पैटर्न की बात की जाए तो प्रोडक्शन पैटर्न जो आपका है वो जल्दी जल्दी बन रहा है, आपका सामान जल्दी जल्दी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है आपको हाई इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। क्यों? कभी आपका स्टॉक आउट हो गया तो, है ना। अब लॉकडाउन ने इतना बड़ा झटका दिया है प्रोडक्शन फंक्शन वाले को, इतना बड़ा झटका दिया है कि लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस में भी सामान रखना शुरू हो गया। अब देखो दोबारा से कोरोना के केसेस आ चुके हैं, 7,000 प्लस केसेस आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो दोबारा से ये उम्मीद रखी जा रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए जैसे पहले हुआ था, है ना। तो इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब होता है जब आप अपने सामान को स्टोर करके रखते हो गोडाउन के अंदर प्रोडक्शन के लिए, जितना ज़्यादा आप स्टोर करके रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिट कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट एंड जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है। ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है इसमें, मैं अगर बताऊं तो कुछ भी नहीं है। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होना, मूव होना। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। मैं लेके चल रही हूं यहां पर ट्रांजिट, मेरा सामान निकला है अपने पंजाब से, ठीक है, मेरा सामान निकला है पंजाब से और मुझे ये सामान पहुंचाना है हरियाणा के अंदर, ठीक है। और मैं जा रही हूं, ये हमारा ट्रक के थ्रू मैं इसको लोड करके जा रही हूं, ठीक है। अब इस ट्रक के अंदर 20 करोड़ का सामान है, ठीक है, 20 करोड़ का सामान है, इसके अंदर गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, ठीक है। अब मैं पंजाब से हरियाणा की मैं अंदर जा रही हूं, सामान का जो वैल्यू है वो 20 करोड़ है, ठीक है, इसके अंदर गाड़ियां हैं। अब मैं कहूं कि ट्रांजिट टाइम, ट्रांजिट का मतलब होता है सामान एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा है, आवागमन की बात की जा रही है, मींस की रस्ते में है सामान, ट्रांजिट इन ट्रांजिट बोला जाता है जिसको, रस्ते में है। मैं कह रही हूं कि सामान 30 दिन तक पहुंचेगा, 30 दिन के अंदर अंदर पहुंचेगा ये, ठीक है। और एक मैं कह रही हूं कि सामान आपका 3 दिन के अंदर पहुंचेगा, तो खतरा किसके अंदर ज्यादा है? ऑब्वियस ही बात है 30 दिन वाले में। कभी 30 दिन के अंदर इसकी एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि ट्रांजिट सामान को पहुंचाने का टाइम ज्यादा है, ट्रांजिट टाइम ज्यादा है, तो नॉर्मल सी बात है आपकी जो कॉस्ट है ना, ये जो कैपिटल की लगी हुई है इसके अंदर 20 करोड़ की, इसका रिस्क भी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। और इसका रिस्क बढ़ा तो इस नॉर्मल सी बात है इसकी कॉस्ट भी क्या होगी, क्योंकि ये रुकी पड़ी है ना बच्चे, अभी तक मार्केट में नहीं आएगी, कोई खरीदेगा नहीं, तो नॉर्मल सी बात है कॉस्ट तो आप ही की होगी ना। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब द अमाउंट ऑफ फंड ब्लॉक इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग द गुड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, दैट्स नोन एज द ट्रांजिट कैपिटल। समझ में आ गया? जब आप किसी सामान को मूव कर रहे हो और उसमें ज्यादा लंबा टाइम लग रहा है, आपका पैसा ब्लॉक हो गया है मूविंग के टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिट कैपिटल कहेंगे। और जितना ज्यादा ट्रांजिट टाइम होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना ज्यादा ट्रांजिट आपका टाइम होगा तो नॉर्मल सी बात है आपकी जो ट्रांजिट कैपिटल है, ट्रांजिट कैपिटल किसका है, जो मेरे सामान को लेके जा रहे हैं, उस गुड्स की वैल्यू की बात की जा रही है, उस गुड्स की कैपिटल वैल्यू की बात की जा रही है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ की वैल्यू आपकी खतरे में आ गई है। तो अगर वो खतरे में आई तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इनकेस नुकसान हो गया, तो एक एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी डैमेज हो गई है, तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, वो भी तो आप उसमें टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करोगे ना। दैट्स इट। अगर मैं कहूँ कि ट्रांजिट टाइम आपका कम लग रहा है, तो नॉर्मल सी बात है टोटल ट्रांजिट कैपिटल भी आपकी क्या होगी, कम होगी, और जिसके कारण आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपका ट्रांजिट टाइम कम है, ठीक है, इस 20 करोड़ का जो सामान है आपने फाइनली पहुंचा दिया है, तो आप और इन्वेस्ट करेंगे, और जब तक ये सामान नहीं पहुंचेगा आप आगे क्या पता काम भी ना करें।
है ना। होगा तो नॉर्मल सी बात है, 20 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो काम तो चलेगा ही, बट आप कहीं इन पैसों को, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आपने इन्वेस्ट नहीं किया होता तो आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे यही बात की गई है, डिपेंड करता है आपके ट्रांजिट टाइम के ऊपर। अगर आपके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप ज़्यादा बेटर समझेंगे कि इसको, इस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट ना करके हम कहीं और इन्वेस्ट करें, ठीक है, फॉर द मोर अदर कैपिटल पर्पसेस। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑब्सोलेंसिस। ऑब्सोलेंसिस का मतलब होता है जब आपका सामान क्या हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि फैशन चला जाता है। अब सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल फैशन का ही है। अब देखो यहाँ पर हर चीज़ का फैशन जल्दी से जल्दी ऐसे क्या हो रहा है, मूव ऑन हो रहा है ना। अब पहले क्या था, अगर मैं नॉर्मली जीन्स का एग्जांपल लूँ तो जीन्स के एग्जांपल के अंदर पहले सिंपल पैंट होती थी, फिर पेंसिल पैंट आई, फिर जॉगर भी आई, फिर कार्गो भी आई, फिर ठीक है एंकल भी आई, देन उसके बाद नीचे से डेस्ट्रॉय पैंट भी आई, नीचे से ऐसे फर वाली भी आई। अब कौन सी चल रही है, 6 पॉकेट वाली चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब है टाइम टू टाइम क्या हो रही है, हर चीज़ के अंदर अपडेशंस इतनी ज़्यादा हो रही है कि कस्टमर की डिमांड एकदम से चेंज होती जा रही है। अब कस्टमर इतनी जल्दी मूव होगा तो क्या जो प्रोड्यूसर होगा उसका जो स्टोर का सामान है वो ख़राब नहीं होगा, वेस्टेज में नहीं जाएगा, उसकी कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी। ऑब्वियस ही बात है, होगी वो इंक्रीज। तो यहाँ पर इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे क्या यूज़ किया जा रहा है, स्नैपचैट बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले फेसबुक था, इंस्टाग्राम था, व्हाट्सएप था, ट्विटर था, देन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा स्नैपचैट यूज़ किया जा रहा है ना। अब स्नैपचैट के ऊपर रेगुलर बेसिस पे आप क्या करते हो, 1-1 2 मिनट के बाद अपनी अपडेट देते रहते हो, है ना। तो ये क्या हो रहा है, अपडेशंस हो रही है अपनी। इसी तरह से प्रोडक्ट्स के अंदर भी होते हैं, जो आपका जो पुराना प्रोडक्ट था कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर था उसको वो नुकसान हो सकता है अगर कोई एकदम से नई अपडेशंस आ गई है ना। तो हायर द रिस्क ऑफ द ऑब्सोलेंस, रैपिड मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टू बी चॉइस। अगर ये है कि आपका सामान आउटडेटेड होना जल्दी ही हो जाएगा आउटडेटेड, तो आपको ज़रूरी है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड है वो जल्दी वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं कहूँ कि आपका जो सामान है चेन्नई से आ रहा है, चेन्नई से आपका हरियाणा के अंदर आ रहा है, और मैं कहूँ कि आप इसे रेल के थ्रू पहुँचा रहे हो, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। चेन्नई की बजाय मैं कहूँ कि आपका ये जो सामान है यूके यूएसए से आ रहा है, और मैं कहूँ कि ये बाय रोड आ रहा है, जो कि टोटली अनएक्सेप्टेबल है। तो कहीं ना कहीं आते आते ये सामान आउटडेटेड हो जाएगा। क्या पता है यहाँ के जो लोग हैं, हरियाणा के जो पर्सन हैं, वो ये सोचे कि अब तो रहनी दे, हम तो इसके अलावा इसी से काम चला लेंगे, है ना। तो यही बात है कि अगर आपको ये खतरा है कि आपका सामान आउटडेटेड होने का है, तो आपको ज़रूरी है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन मोड जल्दी वाला आप सेलेक्ट करें। पैकेजिंग की बात की जाए तो पैकेजिंग क्यों किया जाता है, पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए किया जाता है कि आपका प्रोडक्ट टोटली सेफ रहे। सेफ किससे रहे, जैसे कि आपके ट्रांसपोर्टेशन के करते समय जो टेम्परेचर है प्रोडक्ट का कुछ और चाहिए, बट नॉर्मली मार्केट जो इन्वायरमेंट में प्रोडक्ट जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर आइसक्रीम का ले सकते हैं, मिल्क का ले सकते हैं, पेरिशेबल गुड्स को हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आइसक्रीम आपको ज़्यादा टेम्परेचर में चाहिए होती है, मैं कहूँ कि 4 डिग्री सेल्सियस या फिर मैं कहूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस में आइसक्रीम को रखा जाता है, बट आप जा रहे हो राजस्थान से बाय रोड जा रहे हो, ठीक है, आपने ऐसे कंटेनर में नहीं रखा और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो आइसक्रीम का कुछ और ही बन गया, उसका दूध बन गया है ना, मेल्ट हो गई है वो टोटली। तो यहाँ पे पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूँ कि अगर मैं क्रॉकरी का एग्जांपल लूँ तो क्रॉकरी के सामान के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से सेफ प्रॉपर वे से पैकिंग करनी पड़ेगी जिससे वो डैमेज होने के बहुत कम ही चांसेस हो, है ना। तो पैकेजिंग क्या होता है, एक तरह से रैपिंग और एनक्लोजिंग अ प्रोडक्ट फॉर इज पर्पज टू बी प्रोटेक्शन करने के लिए होता है सॉरी तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन के लिए होता है, प्रिजर्वेशंस के लिए होता है कि वो प्रोटेक्ट हो सके, स्टोर करने के लिए होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि आपका प्रोडक्ट ये है, अब है ना, उसको अलग से पहचान सकते हैं। प्रमोशन के लिए भी होता है क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी तरह की इन्फॉर्मेशन भी गिवन होती है, साथ में उसके अंदर लेबलिंग भी लगी होती है कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट इसके अंदर इंक्लूडेड है, राइट।
तो नेचर ऑफ पैकेजिंग इज डिटरमाइंड बाय द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पैकेजिंग भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ट्रांसपोर्टेशन के मोड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं कहूँ कि जो सामान है आप लोकली अपने एरिया के अंदर ही सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं केवल दिल्ली के अंदर ही अपने सामान को बेच रही हूँ, ठीक है, वो भी विद इन 10 किलोमीटर्स के अंदर एरिया के अंदर बेच रही हूँ, क्या मैं पैकेजिंग इतनी वो करूँगी कि जिससे लोग अट्रैक्ट हो? नहीं ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो आटे के बिस्कुट आते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल मोटी नमकीन आती है, क्या उसके ऊपर आपने कभी भी अच्छे वाली पैकेजिंग देखी है? जो नॉर्मली बीकानेर की एक जाती है, पंजाबी तड़का आती है, ठीक है, और काफ़ी सारी नमकीन के एग्जांपल ले सकते हैं, बिस्किट्स के पैकेट ले सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि उनका कंपैरिजन आप आटे वाले बिस्किट के साथ या फिर मोटे वाली जो नमकीन होती है उनके साथ कंपेयर करें, तो क्या वो ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि वो जो आटे वाले बिस्किट है, नमकीन जो मोटी होती है, वो नॉर्मली अपने लोकल एरिया के लोग ही प्रोड्यूस करते हैं और उनको ये पता है कि सामान 10 किलोमीटर के अंदर से जाना है, तो नॉर्मल सी बात है मैं इसके ऊपर पैकेजिंग के ऊपर कम ही खर्चा करूँ। तो नॉर्मल सी बात है जितना शॉर्ट डिस्टेंस होगा उतने पैकेजिंग के ऊपर खर्चा भी क्या होगा? कम होगा। जितना लॉन्ग डिस्टेंस होगा उतना पैकेजिंग के ऊपर खर्चा बढ़ जाएगा। तो आपको आई होप ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस की बात की जाए तो मैं कहूँ कि अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी सारा रिस्क है, रिस्की भरा आपका सामान है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, जितना ज़्यादा आपको भी पता होगा कि एक तो पर्सन होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योरर वो पर्सन होता है जो आपके रिस्क को उठाने के लिए हामी करता है कि हाँ मैं आपको रिस्क, अगर आपको रिस्क हो गया है तो मैं आपको भुगतान दूंगा, जिसको हम क्या कहेंगे? इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। इंश्योर्ड पर्सन जिसको हम क्या कहते हैं? वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस करवाया है। मैं कह रही हूँ कि आपने अपना बाइक का इंश्योरेंस करवाया है, तो मैं कह रही हूँ कि आपकी बाइक के एक्सीडेंट होने के, या फिर मैं कहूँ कि क्योंकि आप बहुत स्पीड से चलाते हैं, या फिर मैं कुछ और रीज़न की पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि आप अपनी फैक्ट्री का एग्जांपल ले रहे हैं, चलो हम फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। फैक्ट्री के अंदर आपके आग लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपका पूरा इंटीरियर जो है वुडन से है, ठीक है। जरा सी भी चिंगारी आपकी पूरी फैक्ट्री को क्या कर सकती है? डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो जितनी ज़्यादा रिस्क आपकी फायर का होगा उतना क्या होगा? आपको प्रीमियम का अमाउंट भी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर प्रीमियम का अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ा तो नॉर्मल सी बात है क्या है? नॉर्मल सी बात क्या है कि आपका रिस्क ज़्यादा है। यही बात है कि जो इंश्योरेंस की बात की जाती है, इंश्योरेंस रिस्क किसके ऊपर बेस्ड होता है? आपका ट्रांजिट टाइम के ऊपर होता है कि कितना टाइम लग रहा है आपके फाइनली गुड्स को डेस्टिनेशन पर तक पहुंचने के लिए। और एक होता है पॉसिबिलिटी ऑफ द डैमेज इन रूट, कितनी ज़्यादा संभावना है कि आपके सामान जल्दी खराब हो सकते हैं। अगर संभावना है कि आपका सामान जल्दी खराब हो सकता है तो नॉर्मल सी बात है इंश्योरेंस के प्रीमियम की अमाउंट भी आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर संभावना ये है कि डैमेजेस बहुत कम होने वाले हैं तो आपकी जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो भी क्या होने वाला है? कम आप पे कर सकते हैं। दूसरी तरफ में अगर बात करूँ ट्रांजिट टाइम का, ये सेम एज इट इज़ रिपीट हो रहा है। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं रिस्क ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है तो आपको प्रीमियम का अमाउंट भी क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे ट्रांसपोर्ट करते समय केवल 1 दिन का टाइम लग रहा है तो नॉर्मल सी बात है रिस्क भी कम है। ये मोस्ट ऑफ देखा जाता है आपके जो समुद्री जहाज़ों से आप जब सामान लेके आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आपने सुना होगा मैरीन इंश्योरेंस, राइट। तो वहाँ पे इस चीज़ों को ज़्यादा नोट किया जाता है कि आपका सामान कितने दिनों में पहुँच रहा है। वैसे वहाँ पे जब हम जहाज़ों के थ्रू सामान लेके आते हैं तो वहाँ पे 1-2 महीने में आपका सामान अपने पोर्ट पे पहुँचता है, क्योंकि वो काफ़ी सारे पोर्ट पे रुक के फिर सामान आपका फाइनली पोर्ट पे पहुँचता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जिसके कारण ये भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा हुआ तो नॉर्मल सी बात है ये आपकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड होने वाली है। नेक्स्ट क्या है? डेटरेशंस का मतलब है कि सामान खराब कितनी जल्दी हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डिक्लाइन, सामान खराब होने की बात की जा रही है, राइट। इसके अंदर मैं आपको बता सकती हूँ जैसे कि पेरिशेबल गुड्स का एग्जांपल ले सकते हैं, ड्यूरेबल गुड्स का एग्जांपल ले सकते हैं। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होती है जो आपकी जल्दी खराब हो जाती है, जैसे कि मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गया, आइसक्रीम हो गया, जो कि 1-2 दिन के अंदर हमें यूज़ करनी पड़ती है, जैसे कि ब्रेड हो गया, ठीक है। अगर आपका जो सामान खराब होना ये है कि आपका जल्दी सामान खराब होगा, राइट, आपका जल्दी सामान खराब होगा। अभी एग्जांपल मैंने आइसक्रीम का लिया था, तो आपको ज़रूरी है कि जो आपका कंटेनर है, जो जिसके थ्रू आप ये जो आप
ट्रक लेके जा रहे हो, इसके अंदर जो कंटेनर होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर डिग्री मापने का, टेम्परेचर को मेंटेन करने का एक इंस्ट्रूमेंट लगाना चाहिए कि जिससे आपका सामान खराब ना हो। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे तो नहीं लगा होगा, इसके ऊपर खर्चा भी आया होगा, है ना। इस खर्चे को हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, टोटल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे यही बात है कि अगर आपको ये है कि कुछ गुड्स के खराब होने की ज़्यादा जल्दी संभावना है तो आपको रिक्वायरमेंट है कि उसके ऊपर आप क्या करें, खर्चा करें। खर्चा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये है कि आपका सामान नहीं खराब होगा, कम खराब होगा, तो नॉर्मल सी बात है आप इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये बात हो गया कि खराब होने की बात हो गई है कि कितना जल्दी खराब हो सकता है, कितना जल्दी नहीं हो सकता। दूसरा ये देखा जाता है कि आपके ट्रांसपोर्टेशन का मोड कैसा है। अगर आप हाई स्पीड मतलब कि जल्दी जल्दी सामान पहुंचा पा रहे हो, आप, मैं कह रही हूँ कि आपकी आइसक्रीम की जो फैक्ट्री है आपके ही लोकेशन, मैं कह रही हूँ कि दिल्ली के अंदर ही क्या है, आइसक्रीम की फैक्ट्री है, और उसी के अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो आप इजीली आप कम एक्सपेंसेस करके आप क्या कर पा रहे हो, इस खर्चे को कम कर सकते हो। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी है ट्रांसपोर्टेशन की। आई होप आपको ये जो पॉइंट है समझ में आ गया, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जितना इसके ऊपर लिखूँ वेरी उतना कम है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि 101% आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा आसार रहते हैं कि आपके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। पार्टीज हो चुकी है, मोड ऑफ द, ये देखो पार्टीज का ग्राफ ये रहा। मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि आप कौन कौन से तरीके से आप क्या कर सकते हो, गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हो। अब आप उसको करने से पहले से आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो वेयर हाउसेज है, इन दोनों में किस यूटिलिटी को बात की जाती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो इंश्योर करता है टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी की बात करते हैं कि कितनी जल्दी आप सामान को पहुंचा पा रहे हो, कितनी जल्दी आप सामान को उस प्लेस से उठा के सामान पहुंचा पा रहे हो, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो आ गया होगा समझ में कि आप क्या कर रहे हो, गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक। अब वो एक स्थान कौन सा है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एंड दूसरा स्थान कौन सा है, पॉइंट ऑफ यूज कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ डेस्टिनी कह सकते हैं, डेस्टिनेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन कहेंगे। और इस सामान को पहुंचाने के लिए टोटली डिपेंड करता है आपके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है, डिस्टेंस। अगर कम डिस्टेंस है तो आप बाय रोड जा सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ क्योंकि आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाय रोड जा सकते हैं। अगर कोस्ट की बात की जाए तो कोस्ट के अंदर आप रेल या फिर बोट का यूज़ करेंगे। स्पीड की बात की जाए तो आप एयरप्लेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। कार्गो की बात की जाए, कार्गो किस तरह का टाइप होगा, तो आप मोस्टली आप क्या करते हो, बाय वाटर की बात की जाती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात की जाए तो आप मोटर व्हीकल का यूज़ करते हैं जो कि बाय रोड होती है। ये सभी फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोडवे ट्रांसपोर्टेशन का। रोडवे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि आप अपने आप नॉर्मली देखते भी होंगे, जैसे कि वीटा के जो बूथ होते हैं उनके सामने गाड़ी खड़ी होती है, लक्ष्य के बूथ होते हैं उनके सामने गाड़ी खड़ी होती है, मदर डेयरी के जो बूथ होते हैं उनके सामने गाड़ी खड़ी होती है। किस चीज़ के लिए, उसके अंदर से दूध की थैलियों के लिए जो करेट होते हैं वो उतारते हैं, है ना, नॉर्मली आपने देखा है, राइट। तो वे सभी होते हैं क्योंकि आप वन पॉइंट टू अदर पॉइंट आप इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हो। आप यहाँ पे इवनली डोर टू डोर सर्विसेज भी दे सकते हो। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं हम, आपके सुबह जैसे आरओ वाले पानी जो गाड़ी आती है ना आरओ वाले पानी की, वो भी कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। क्योंकि आरओ का हो गया एग्जाम्पल, मिल्क का हो गया एग्जाम्पल। ये ऐसे पॉइंट है जिनके अंदर हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल अपनी गाड़ी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। और आपने देखा भी होगा जो आपके शोरूम के अंदर जो गाड़ियाँ आती है वो कुछ इस तरीके से ट्रक में आती है। तो बाय रोड हम क्या कर पा रहे हैं, अपने गुड्स को फाइनली शोरूम तक और शोरूम के बाद हमारे कस्टमर तक पहुंचा पा रहे हैं। ये तो हो गया शोरूम का एग्जांपल, ये हो गया हमारे पास कस्टमर का एग्जांपल। और जो मैंने आरओ का एग्जांपल दिया, जो आरओ वाले अंकल जो सर्विस देने के लिए आते हैं, इवन जो आपके जो जग आपके घर के सामने रख के जाते हैं, तो वो कैसी सर्विस है, वो हम बाय रोड हम सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर बात की जाए तो बाय रोड सर्विस कैसी होती है, ये फ्लेक्सिबल नेचर की होती है क्योंकि आप जिस भी रोड पे जा सकते हैं, जैसे भी कहीं पे भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
यहाँ पे आप मूवमेंट कर सकते हैं ऑफ द गुड्स इवन देयर इज अ रिमोट एरिया। आपको अगर ज़रूरी नहीं है कि अर्बन में, अब मैं कहूँ कि जो जहाज़ है क्या लैंडिंग हो सकती है रिमोट एरिया में? नहीं ना, उसके लिए तो स्पेशल एक जगह चाहिए, इवन उसको चलाने के लिए भी स्पेशल एक ऐसा पर्सन चाहिए। क्या इस जो मैं कहूँगी इस कार को, इस जीप को चलाने के लिए स्पेशल एजुकेशन चाहिए? नहीं ना, दैट्स इट। इट प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ द कार, रिक्शा एंड देयर इज ऑटो, कार एंड बसेस, ट्रक एंड सो ऑन। अगर आपके पास इसके अंदर काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि मैं कहूँ कि रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी ही होती है ना। बाय रोड कह रही हूँ तो रोड पे तो काफ़ी सारी चीज़ें चलती है ना, उनमें से किसी भी का भी यूज़ कर सकती हूँ मैं, ठीक है। इट इज़ अ गुड फॉर द ट्रांसपोर्टिंग द पेरिशेबल गुड्स प्रोडक्ट। पेरिशेबल जो प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, इनको अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं तो आप बाय रोड का ज़्यादा यूज़ करेंगे। इट रिक्वायर द लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपको इसमें कम कैपिटल की जरूरत है। अब आपको देखने को मिला होगा कि सबसे ज़्यादा आपको अपनी मार्केट के अंदर ई रिक्शा दिख रही होगी हर जगह। आप कहीं पे भी खड़े हो रहे हैं, आप इवन अपनी छत पे भी कभी खड़े होकर देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा आपको ई रिक्शा नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि वो इतनी कॉस्ट की नहीं आती जितनी मैं कहूँ कि आपको अगर रेल खरीदनी पड़ जाए। अगर मैं एक कहूँ कि आपको रेल खरीदनी है, अगर मैं एक कहूँ कि आपको ई रिक्शा खरीदनी है, तो आप ई रिक्शा ईजिली आप अफोर्डेबल है, ठीक है। तो दैट्स अ रीज़न कि इसको मतलब इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना वो इतना नहीं है कि जो आप कहीं ना कहीं आप उसको इजीली कर सकते हैं, लो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ अ वेरी सुटेबल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी। अगर मैं कहूँ कि आपको 10 किलोमीटर, मैं कहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर, मैं कहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं इन सभी तरीक़ों से, ठीक है। तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की अगर बात करूँ, डिसएडवांटेज क्या है कि ये लंबे डिस्टेंस के लिए नहीं है। मैं कहूँ कि 2-3 हज़ार किलोमीटर आपको चलना है तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो मोटर व्हीकल है ये रेल के कंपैरिजन में ज़्यादा क्या है, खर्चीला भी है और साथ में कहूँ कि ज़्यादा स्लो भी पड़ते हैं। क्यों? इन केस अगर जाम लग गया तो, ठीक है, इन केस एक्सीडेंट हो गया तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। गुड्स आर टू बी डिस्ट्रॉयड डैमेज ड्यू टू द स्पीड ऑफ द डस्ट एंड देयर इज अ पोल्यूशंस। अब कुछ एक ऐसी चीज़, मैंने अभी आइसक्रीम का एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे आपको इस तरीके का कंटेनर के अंदर मैं अगर मैं कहूँ कि आप अपने आइसक्रीम को प्रोवाइड कर रहे हो और आप खड़े हैं दिल्ली जैसे शहर के अंदर, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन है, जहाँ पे ज़्यादा डस्ट है, जिसके कारण आपका सामान ख़राब हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं आपका सामान ख़राब हुआ तो शॉप बिगड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपके जो सेल है वो कम होगी। तो ये भी सभी आपकी डिसएडवांटेज है इसकी। अगर मैं दूसरी आगे पहुंचूं तो इसका टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अगर इन केस रोड जैम हो गया, ठीक है, आपको वहाँ पहुंचना था, आप जब तक रोड नहीं ओपन नहीं होगा, वो जैम नहीं सॉर्ट आउट होगा, तब तक आप आगे नहीं पहुंच सकते हो। एक्सीडेंट या फिर ब्रेक डाउन हो जाए तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं इसके ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बट ये जो नेगेटिव पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो बहुत कम होने के चांसेस है। बट टाइम कंज्यूमिंग तब होगा जब एक्सीडेंट या फिर ब्रेक डाउन हो जाए, है ना, या फिर मैं कहूँ कि पंचर हो जाए आपकी गाड़ी के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपकी ये, और एक आपका जो जेन्युइन डीमेरिट्स है आपका ये वाला पॉइंट है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर नहीं करता। नेक्स्ट अगर बात की जाए रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की, आपने जब सब बच्चों ने मोस्ट ऑफ रेल के अंदर जो ट्रैवल किया होगा, आपने देखा होगा कि हमेशा प्लेटफॉर्म के जो बीच में जो प्लेटफॉर्म होता है ना, जो पटड़ी होती है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मालगाड़ी जाती है, क्योंकि वो कहीं रुकती नहीं है, वो फाइनली उसी डेस्टिनेशन पे जाके रुकती है जहाँ पर उसको फाइनली रुकना है ना। तो उन डब्बों के अंदर, या तो मैं कहूँ कि जैसे कि नॉर्मली जो आपने देखे होंगे, वो कैसे देखे होंगे कि उसके अंदर कोयले भरे होंगे या फिर मैं कहूँ कि बज्जर पत्थर भरे होंगे, है ना। बट नॉर्मली आपको ऐसे भी नज़र आए होंगे, अगर आप मुंबई जैसे शहर के अंदर रहते होंगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके के आपको एक कंटेनर दिख रहे होंगे जिसके अंदर सामान को पैक किया जा रहा है। इसके अंदर वो सामान पैक किया जाता है, एक तो हैवी वेट के अंदर होता है, दूसरा ये पेरिशेबल नेचर के नहीं होते, दैट मीन्स ये ड्यूरेबल गुड्स के होते हैं, हैवी नेचर के होते हैं, सामान भी ऐसा है जो लंबे टाइम तक चल सकता है, और दूसरा ये इसके अंदर टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं होती, आप कितना ही टाइम ले सकते हैं। इसके अंदर ये 3 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की ओर बढ़ते हैं कि एडवांटेज ऑफ द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, ये इकोनॉमिक है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है। देखो मोटर व्हीकल लॉन्ग डिस्टेंस को कवर नहीं करता था, कहीं ना कहीं इसको उसकी डीमेरिट यहाँ पे इसकी मेरिट बनने वाली है, ठीक है।
मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग इन अ बल्क अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड द प्रोडक्ट, ये ज़्यादा क्वांटिटी में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। इट इज़ अ मोस्ट डिपेंडेबल मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन, दैट मीन्स ये एक ऐसा मेथड है, सभी मेथड में से, चाहे वो बस का है, वाटर का है, एयर का है, पाइपलाइन का है, इन सब में से रेलवे ज़्यादा सुनिश्चित माना जाता है, क्योंकि चाहे कैसी भी विपदा आ जाए, वेदर क्लाइमेट होता है, सब रुक जाएंगे बट रेल नहीं रुकती। दैट्स अ रीज़न कि इसको हम ज़्यादा रिलायबल कहेंगे, ज़्यादा डिपेंडेबल कहेंगे। रेल ट्रांसपोर्टेशन हेल्प टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द बोथ स्किल एंड द अनस्किल एम्प्लॉय। स्किल एम्प्लॉय किसके लिए कि जो सामान को, पेपर वर्क को चेकआउट करेगा। अनस्किल किसके लिए, जो सामान को लोड करेगा, उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रेल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये दोनों की दोनों सर्विस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो कि डिसएडवांटेज है। अब मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था कि रिक्शा को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर मैं कहूँ कि रेल को खरीदना है तो आपको ज़्यादा कैपिटल की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो दैट्स द रीज़न यहाँ पे हग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट कहते हैं कि इट इज़ अ नॉट सुटेबल फॉर हिली एरिया। ऐसे पहाड़ी इलाकों में रेल काम नहीं करती, क्योंकि आपने कभी सिक्किम जाने का रास्ता देखा हो तो ऐसा आधे से ज़्यादा ऐसा एरिया है कि आपको बिल्कुल ऐसे जाना पड़ता है, वो कुछ इस तरीके से फाइनली आप यहाँ पहुँचते हो। आप यहाँ से चले थे, अब ये देखो बीच का एरिया जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, कहीं से कहीं आपकी कॉस्ट जो है आपको ज़्यादा नज़र आएगी। नैनीताल अगर जा रहे हो आप, अगर हरियाणा से नैनीताल जा रहे हो तो उसका एरिया, उसकी जो ड्यूरेशन है कुछ इस तरीके की नज़र आएगी आपको। इट इज़ अ नॉट फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि आप कस्टमर रिमोट एरिया में नहीं जा सकते, है ना। इवन बहुत सारी ऐसी रेलगाड़ी है जो रिमोट एरिया में भी जाती है, बट इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप फाइनली कस्टमर तक, घर तक पहुंच सकते हो। एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया था आरओ की जो सर्विस देते हैं, है ना, कैंपर के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है द कॉस्ट एंड द टाइम ऑफ द टर्मिनल ऑपरेशंस आर टू बी मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर वही गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे जिसके अंदर टाइम को कंसीडर ना किया गया। टाइम की मतलब यहाँ पे कोई सेट नहीं किया होगा कि आपको एक दिन के 1 घंटे के अंदर, या फिर मैं कहूँ कि ऐसे कोई टाइम सेट किया गया हो, नहीं। यहाँ पे कॉस्ट कम आएगी बट टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। मैंने ऊपर आपको बताया था टाइम और कॉस्ट के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द मच टाइम फॉर द बुकिंग ऑफ द गुड्स थ्रू द कंपैरिजन ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट। ये कह रहे हैं कि जैसे कि आप नॉर्मली आप जब रेल के अंदर ट्रैवल करते हैं तो आप टिकट बुक करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि सारी की सारी सीट बुक होती है। होता है, मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है, जब मैं रिजर्वेशन करती हूँ तो सीट ऑलमोस्ट बुक हुई मिलती है ना। तो यहाँ पर भी बुकिंग में ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये थोड़े बहुत डिसएडवांटेज मिलते हैं। तो यहाँ पे जो इसके बेसिक डिसएडवांटेज क्या है कि फ्लेक्सिबल नहीं है, हिली एरिया के अंदर काम नहीं करते, आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आ जाता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि आप समुद्री जहाज़ों से, समुद्री जो इक्विपमेंट होते हैं, इनके थ्रू आप क्या कर पा रहे हो, अपने गुड्स की मूवमेंट कर पा रहे हो। और किसके अंदर करोगे आप, या तो सी के अंदर करोगे, या रिवर के अंदर करोगे, या लेक के थ्रू आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर जो रिस्क होता है, यहाँ पर रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि क्लाइमेट कभी भी किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, जिसके कारण आपकी जो गुड्स की इंश्योरेंस का अमाउंट है, वो प्रीमियम का अमाउंट आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द गुड्स थ्रू दर इज द ओशियंस एंड द सी, लेक, रिवर, इन सभी के थ्रू आप क्या करते हो, अपने गुड्स को पहुँचाते हो। व्हेन द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द अनदर प्लेस थ्रू द वाटर मीडियम, एग्जाम्पल क्या किसके थ्रू हो सकता है, या तो बोट हो सकते हैं, या शिप हो सकते हैं, या सेल बोट हो सकती है। सेल बोट ये वाली होती है बच्चे, मैंने आपके लिए स्पेशल दिखाई हुई है, ये कुछ इस तरीके की नज़र आती है। ठीक है, और आपको इस तरीके कंटेनर तो नॉर्मल सी बात है, आपको दिखे होंगे। फिर देन पोर्ट के ऊपर इन कंटेनर्स को एक ऐसे इक्विपमेंट होता है जो इनको ऊपर से उठाता है। देन उसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ पे जेसीबी होती है किसी चीज़ को उठाने के लिए, वहाँ पे जेसीबी नहीं होती, वहाँ पे अलग इक्विपमेंट होता है। अब इसके फ़ायदे देख लेते हैं। फ़ायदे बस इसके यहाँ पे जो रेल के थे वो कुछ यहाँ पे मैच होंगे, बट थोड़ा बहुत और है। सबसे पहले चीपेस्ट है, ईजीएस्ट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आता है, ये भी ठीक है, रेल से मैच हो रहे हैं। बट रेल में ये वाला पॉइंट नहीं था कि ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बढ़ावा देती है, फॉरेन प्रमोट करती है, क्योंकि समुद्र के थ्रू हम काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ हम क्या कर सकते हैं,
अपना कम्युनिकेशन स्किल, इवन अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दूसरी कंट्री से काफ़ी सारे गुड्स होते हैं जो कि हमारे मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, समुद्री जहाज़ों के थ्रू ही आते हैं, समुद्री शिप के थ्रू ही आते हैं। तो जिस कंट्री से आ रहे हैं, जिस कंट्री में पहुंच रहे हैं, इन दोनों के बीच में ट्रेड तो हो रहा है ना, तो यहाँ पे इनके रिलेशनशिप भी इंक्रीज हो जाते हैं। इट कैन ईजिली कैरी ए हग क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स मच एज अ टिम्बर एंड द कोयल, सच एज अ टिम्बर एंड द कोयल। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि रेल के अंदर था, हाई क्वांटिटी के अंदर आप गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजिली आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इजिली आप पहुँचा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे टिम्बर या लकड़ी की बात की जा रही है, कोयल्स की बात की जा रही है। अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो टाइम की बात की जा रही है। अगर मैं कहूँ कि आपको विदिन अ 1 ईयर के विदिन अ 1 डे के अंदर आपको डिलीवर करना है, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ डिले हो सकता है मूवमेंट ऑफ द गुड्स। अगर मैं एक स्थान से दूसरे स्थान की बात करूँ, वो भी 1 दिन के अंदर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ वेरी अनसुटेबल फॉर द स्मॉल बिजनेस। जो उनका छोटा बिजनेस है उनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सुटेबल नहीं है, क्योंकि इनके लिए ये है ही नहीं। क्योंकि स्मॉल जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो इवन अपनी गुड्स को ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाते हैं, बट वो इतने अफोर्डेबल नहीं होते कि इतना टाइम तक वो वेट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट कैन बी यूज टू बी द लिमिटेड एरिया। ये लिमिटेड एरिया में यूज़ होते हैं जहाँ पर ये पोर्ट होती है। अगर मैं कहूँ कि हरियाणा वाले समुद्री जहाज का यूज़ करना लग जाए, नहीं हो सकता है ना। या तो मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता इनकी तरफ जाना पड़ेगा हमें, जहाँ पर समुद्री इलाका है ना। तो दैट्स रीज़न कि यहाँ पे एक लिमिटेड एरिया जहाँ पे इनको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है जी। एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो एयर ट्रांसपोर्टेशन आपकी मैं अभी फीचर बता देती हूँ। सबसे पहला ये स्पीडी होता है, क्विक डिलीवरी देता है, बट उसके कारण हमारे पास जिसका कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके अंदर किन किन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि इमरजेंसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने फूड सप्लाई का एग्जाम्पल लिया स्टार्टिंग में। दूसरा हम यहाँ कह सकते हैं इनका यूज़ मोस्ट ऑफ क्या है, आर्मी डिफेंस अकेडमी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इक्विपमेंट होते हैं, जो गोला बारूद होते हैं, वो इनको ईजिली जल्दी से जल्दी पहुँचाने होती हैं। दूसरा इसके अंदर और एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे कि मेडिसिन्स की बात की जाए, या फिर मैं कहूँगी एकदम से किसी पेशेंट को आपको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, दिल्ली से मुंबई लेके आना है, फिर मुंबई से दिल्ली लेके आना है, तो कहीं ना कहीं हम एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे। बट इसमें हम कम क्वांटिटी का, हम इतना नहीं होगा जैसे कि आपने ऊपर देखा है, यहाँ देख पा रहे हो, इतना सामान नहीं एकदम से इसमें नहीं आ सकता, इसमें स्मॉल क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे देखो क्या है इसकी एडवांटेज है कि फास्टेस्ट तो है, ठीक है, हर जगह एप्लीकेबल है, रेगुलर आप क्विक सर्विस दे सकते हो इसके अंदर, ठीक है, एफिशिएंट सर्विस दे सकते हो, ठीक है, इमरजेंसी के केस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, सुटेबल है। बट अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात की जाए, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए हमें ज़रूरत होती है स्पेशल स्किल की, हाई डिग्री ऑफ द ट्रेनिंग की, इट्स वर्किंग ऑपरेशन। दैट मीन्स एरोप्लेन को चलाने के लिए हमें एक ट्रेंड पर्सन की चाहिए होती है। अब मैं जैसे कि गूगल पे चलाने की बात कहूँ, अगर मैं एक अनपढ़ व्यक्ति को कहूँ कि मैं आपको ये मोबाइल चलाना है, एंड्रॉयड मोबाइल चलाना है, और इसमें से आपको पेमेंट करनी है, तो उसके लिए तो राई का पाड़ है ना ये। तो इसीलिए जहाज चलाना नॉर्मल पर्सन के लिए भी राई का पाड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ये डिसएडवांटेज बन जाती है। दूसरी डिसएडवांटेज क्या बन जाती है कि ये स्पेशल पॉइंट के लिए यूज़ की जाएगी, और यहाँ पर आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट किसके अंदर थी, कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी मोटर व्हीकल्स के अंदर थी, ठीक है। लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट बाकी सब में थी, चाहे आप वाटर का यूज़ कर रहे हैं, चाहे रेलवे का यूज़ कर रहे हैं, चाहे एयर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं साथ साथ आपको डिफ्रेंशिएट करके भी बता रही हूँ कि इन तरीके से आप क्या कर पा रहे हो, इनके अंदर ये पॉइंट इससे मैच हो रही है, इसके अपोजिट इसके डिमेरिट है, तो यहाँ पे इसके मेरिट है। अब बात की जाए तो आपके पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन की, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सॉरी एक सेकेंड, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं किसी लिक्विड पदार्थ का, या फिर मैं कहूँगी किसी गैस का हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। अब आपने ऐसे पाइप आपने कई बार दिखी होगी बिछी हुई, सीवरेज की पाइप होती है, एग्जाम्पल बेस्ट है इसका, ठीक है। इवन आपकी जो पानीपत के अंदर मैं अगर एग्जांपल दूं, ये जो CISF स्टाफ के जो बैक साइड जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर जो पुल बना हुआ है, स्पेशली ऐसे ही पाइपों से बना हुआ। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इवन आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं,
हरियाणा के अंदर जो पानीपत है वहाँ पे कुछ इस तरीके के, मैंने एक दिन देखा था जब मैं वहाँ से बाय रोड जा रही थी, देन वहाँ पे मैंने देखा था कि जो पाइपों के थ्रू क्या किया जा रहा है, गैस या फिर वाटर को सप्लाई किया जा रहा है। आपने सीवरेज का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन कब यूज़ की जाती है, जब हम लिक्विड या फिर गैस साधनों का, लिक्विड या गैस पदार्थों का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द क्रूड पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड देयर इज अ नेचुरल गैसेस का जब यूज़ करते हैं तब इसको हम पाइपलाइन का यूज़ करते हैं। बट इसके अंदर डीमेरिट क्या है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल क्यों प्रोवाइड करते हैं, आपका मोटर व्हीकल को, जो बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन मोड प्रोवाइड करते हैं। दिस स्कोप इज अ लिमिटेड, ये लिमिटेड है, जैसे कि हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन का था। एंड सेलेक्टेड कम्युनिटी का ही यूज़ करती हैं। सेलेक्टेड कम्युनिटी क्या है, या तो फिर लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, इन दोनों की ट्रांसपोर्टेशन करेगा, बाकी किसी। अब मैं कहूँ कि इसमें से पिज़्ज़ा डिलीवर करना है, इट्स टोटली इम्पॉसिबल, राइट। अगर मैं कहूँ कि इसमें से कपड़ों की डिलीवरी करनी है, गारमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। इसमें कोई सिलेक्टेड कमोडिटी ही आप क्या कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे यही होगा। उम्मीद करती हूँ जो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये आपको कंप्लीट समझ में आ गई कि इनके अंदर क्या क्या बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है। अब आपका क्या होमवर्क है कि आपको एक पेज लेना है जिसके अंदर ये एक पॉइंट लिखना है फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। देखो यहाँ पे मैंने पहले ही लिखा हुआ है, डिस्टेंस हो गया एक, यहाँ पे ये लगा लीजिए फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट के रिगार्डिंग, कार्गो कौन सा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, कितनी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करनी है, इनके बेस पर हम सभी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि ट्रांसपोर्टेशन मोड को सिलेक्ट करने में हमें बताते हैं कि हमें इस तरीके से ध्यान रखना है। जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया इसको हम फटाफट डिस्कस कर देते हैं क्योंकि यही पॉइंट आपके सेम आ रही है। अब इसमें के अंदर क्या डिस्कस करना है कि जब हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं, तो कौन सा सही रहेगा वो डिपेंड करता है इन सभी सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सर्विस। अब लागत किसकी सबसे ज़्यादा थी, एरोप्लेन की। लागत किसकी सबसे कम थी, रेलवे की, ठीक है। बट यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि कॉस्ट ऑफ सर्विस इज टोटली डिपेंड अपॉन द रीजन नेचर ऑफ गुड एंड टाइम। कितना टाइम आप कंज्यूम कर रहे हैं, जितना टाइम होगा, टाइम अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो कॉस्ट आपकी क्या होगी, कम आएगी। गुड्स अगर पेरिशेबल है तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अगर गुड्स आपकी ड्यूरेबल है तो कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। अब रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ये चीप सिस्टम है। मोटर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ये इकोनॉमिक है, स्मॉल ट्रैफिक के अंदर यूज़ किया जा सकता है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर यूज़ किया जा सकता है। मैंने बिल्कुल की पॉइंट लिखे हुए हैं, पता है आपको। अगर मैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे चीप तो है बट ये लार्ज क्वांटिटी की बात की जाती है, ओनली द हैवी एंड द बल्क क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पर वेयर द टाइम इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे टाइम को कंसिडर नहीं किया जाता है। बट अगर मैं एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पर जल्दी तो पहुँचाया जाएगा बट ये कॉस्टली होगा, जल्दी पहुँचाया जाएगा, पेरिशेबल गुड्स के लिए ज़रूरी है। तो गुड्स का नेचर और उसके टाइम की बात की जा रही है। नेक्स्ट आ जाता है स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। स्पीड किसकी ज़्यादा है, क्या तो रेल की है ना, नहीं रेल की नहीं है। हमारी स्पीड किसकी ज़्यादा है, एयर, जो आपके जहाज़ होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा है। तो नॉर्मल सी बात है वो सामान भी क्या पहुंचाएंगे, जल्दी पहुंचाएंगे। उसके बाद स्पीड किसकी होती है, मोटर ट्रांसपोर्टेशन की। देन उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा स्लो है, इसको हम सबसे आखिरी में सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इफ द ट्रांसपोर्टेशन मोड इज द टेकिंग द लेस टाइम, अगर कम टाइम रहेगा तो कॉस्ट क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप इसको ईजिली, अब मैंने कहा कि अब आप चंडीगढ़ रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, हाईवे पे चल रहे हैं, NH पे, NH 74 है, पता नहीं अलग है, बट हाँ मैं कह रही हूँ कि आपको हाईवे पे चल रहे हैं। अब मैं एकदम से कहूँ कि आपको मनाली नहीं जाना, आपको वापस कहाँ आना है, अम्बाला आना है। चंडीगढ़ से कहाँ आना है, वापस अम्बाला आना है। तो क्या है ये, आप क्या ट्रेन को एकदम से यूटर्न ले सकते हैं, नहीं ना, पूरी ही स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। बट इसलिए कह रहे हैं कि जो रेल हो गया, वाटर हो गया, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारे के सारे इनफ्लेक्सिबल हैं। इनमें से सबसे बढ़िया जो फ्लेक्सिबल की बात की जाए तो मोटर ट्रांसपोर्टेशन से, जो कि अपने रूट को इवन अपने टाइम शेड्यूल को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि जो आपकी रेल और वाटर एयर है इनका फिक्स रूट होता है, प्री प्लान मैनर से हर चीज़ को शेड्यूल किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि ट्रेन को मुझे यूटर्न करके वापस लेके आ रही हूँ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पूरी की पूरी शेड्यूल चेंज हो जाएगी, काफ़ी सारी ट्रेनों को रद्द करना पड़ेगा मुझे, है ना। सेफ्टी की बात की जाए तो सेफ्टी सबसे ज़्यादा किस में है? जो कम टाइम लेगा सेफ्टी उसके अंदर सबसे ज़्यादा है। जो सबसे कम टाइम लेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेक्चर शुरू होने से पहले बताया था कि अगर मैं यहाँ पर, मैंने इस पॉइंट को यहाँ बताया था, जितना कम टाइम लेगा उतनी क्या होगा, रिस्क आपका कम होगा, और फिर उसके कारण आपका जो कॉस्ट है वो भी क्या होगी, आपकी कम आएगी। तो यहाँ पे वाटर को तो बिल्कुल, वाटर ट्रांसपोर्टेशन को तो बिल्कुल ही मतलब आखिरी में लेके आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी समुद्री रिस्कों के साथ, खतरों के साथ खेलता है। तो इस पॉइंट को हम बिल्कुल एट द लास्ट में लेके आते हैं, ठीक है। मोटर ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रेफर टू द रेल ट्रांसपोर्टेशन, मोटर को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, मीन्स की बाय रोड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे रेल से, ठीक है, बट उससे भी बढ़िया प्रेफर करेंगे एयर से, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी सामान पहुंचाएगा। बट नेचुरल क्लाइमेट के आने के कारण सबसे ज़्यादा फिर हम किसका यूज़ करते हैं, रेलवे का करते हैं। तो इसलिए कह रही हूँ कि टोटली डिपेंड करता है क्लाइमेट्स के ऊपर, आपके नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, आपके टाइम के ऊपर, आपके कॉस्ट के ऊपर, आपके प्रोडक्ट की नेचर कैसी है, इन सब के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी की बात की जा रही है। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, मैं कहूँगी मुझे लकड़ी के जो गट्ठे होते हैं, इतने मोटे मोटे जो टिम्बर्स की बात की जा रही है, वो किसके थ्रू आप लेके आ सकते हो? आप उसको हर चीज़ से लेके आ सकते हो, रेलवे से, ट्रांसपोर्टर से, हर चीज़ से आप इजीली लेके आ सकते हो। बट मैं कहूँ कि पेरिशेबल गुड्स है, तो क्या आप रेल से लेके आएंगे? आप दूध का टैंक लेके आ रहे हो, दूध का कंटेनर लेके आ रहे हो, आप मैं कहूँ कि बाय रेल लेके आ रहे हो 2000 किलोमीटर, तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा भाई, आपका वैसे कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट्स अ रीज़न। अगर आपकी जो कमोडिटी है दो तरह की होती है। सबसे पहले क्या है, पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स पता लग गया होगा। ड्यूरेबल गुड्स के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन किसका यूज़ करेंगे, रेल और वाटर का यूज़ करेंगे। और अगर पेरिशेबल गुड्स है तो आप किनका यूज़ करेंगे, मोटर या फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। रेगुलरिटी ऑफ सर्विसेज किसकी है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रेगुलर सर्विस कौन दे पाता है सबसे ज़्यादा, रेल। क्योंकि चाहे कैसा भी क्लाइमेट नेचर हो, रेल के रद्द होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। बट बाकी सभी चीज़ है, जैसे कि मोटर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ओशंस हो गया, ओशन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सारे के सारे वेदर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। चाहे हैवी रेन आ जाए, चाहे स्नोफॉल हो जाए, या फिर फॉग, ज़्यादा धुंध पड़ जाए, या फिर मैं कहूँगी किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं इन सब फैक्टर्स को इफेक्ट करती हैं। बट रेल बहुत, क्योंकि इसका प्रॉपरली ट्रैक डिसाइड होता है कि इस ट्रैक पे ये ट्रेन चल रही है, इस ट्रैक पे ये ट्रेन चल रही है, इस ट्रैक पे ये ट्रेन चल रही है। दैट्स ओके। उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनको आपको कंसीडर करके चलना चाहिए, जिसके आपसे कॉस्ट कम आए। नेक्स्ट आ जाता है कंसेप्ट ऑफ द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन। ये बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि जब आप सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहे हो। मैंने कहा जैसे कि मैं कहूँ कि आपको कनाडा जाना है, या मैं कहूँ कि यूएस से यूके जाना है, और आप रह रहे हैं अंबाला के अंदर, हरियाणा के अंबाला के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको और नज़दीक ले जाऊं, आप जो आपके पास और इसके नज़दीक क्या आता है, कैथल आता है, जींद आता है, और इवनली यहाँ पर इस तरफ अगर चले जाऊँ मैं, रोहतक, सोनीपत, इधर साइड ही आते हैं। मैं कहूँ कि आप रोहतक से बिलोंग करते हैं, या मैं कहूँ या सोनीपत से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा कि आप सोनीपत से बिलोंग करते हैं, आपको जाना है कनाडा, ठीक है, तो आप सीधा यहाँ से कनाडा चले जाएंगे। यहाँ पे प्लेन आ रहा है, नहीं ना, आपको क्या करना पड़ेगा, आप बाय ऑटो से, आपने सबसे पहले क्या लिया, ऑटो लिया। ऑटो लेने के बाद आपने रेलवे स्टेशन पे पहुँचे आप, फिर आपने यहाँ से ट्रेन ली। ट्रेन लेने के बाद आपने दिल्ली का सफ़र पकड़ा, ठीक है, दिल्ली के मेट्रो ट्रेन पे आ चुके हो। देन आपने वहाँ पर जो एयरलाइन, जो ट्रेन के जो क्या बोलते हैं उसको, रेलवे स्टेशन के जो बैक साइड जो आपका जो एरोप्लेन जो अड्डा है जिसको हम कहेंगे, है ना, हवाई जहाज़ अड्डा, वहाँ से आप अपने क्या करोगे, प्लेन को लोगे कनाडा जाने की। देन यहाँ से आपने कनाडा जाने की प्लेन ली, आप गए कनाडा, यहाँ से आप उतर चुके हो। देन आपने क्या किया, कैब बुक किया। कैब बुक करने के बाद आप फाइनली फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हो। क्या आप सिंपली एक ही सीधा प्लेन से गए हो? नहीं ना, आपने कितने मोड यूज़ किए, 1 2 3,
देन 4 बोट यूज़ करके आप फाइनली कनाडा के डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हो जहाँ पे आपको जाना था, है ना। तो ऐसे ही जब सामान गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होती है, ऐसे ही सामान भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब आप, मैं कह रही हूँ कि ये सामान फैक्ट्री से पोर्ट के ऊपर गया है, मैं समुद्री जहाज से लेके आ रही हूँ, सबसे पहले मैंने फैक्ट्री से पोर्ट के ऊपर लेके जाने के लिए क्या मैंने ऐसे ले आई, मुझे ट्रक या फिर बाय रोड कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा ना, बस या ट्रक का, गाड़ी का, कुछ का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, उसको ट्रेन तक पहुँचाया, ट्रेन से मैंने फिर क्या किया, पोर्ट तक पहुँचाया, क्योंकि दिल्ली से मुंबई तक पहुँचाने के लिए मैंने ट्रेन का यूज़ किया। देन यहाँ पे आ गया पोर्ट से मैंने क्या किया, इसको लोड कर दिया। देन फाइनली यहाँ पे फॉरेन कंट्री के पोर्ट पे आ गया है, फॉरेन कंट्री के पोर्ट से फिर ये क्या हो गया, आपके ट्रक में लोड होगा। देन ट्रक में लोड होने के बाद ये फिर आपके फाइनल डेस्टिनेशन पे। दैट मीन्स जब आप क्या है, काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टेशन मोड का यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन। उम्मीद करती हूँ जी स्ट्रक्चर जो भी मैंने बताया आपको, कनाडा मैंने भेज दिया, उससे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यही लिखा हुआ है, ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है फैक्ट्री का, यहाँ पे नीचे सिंपल पॉइंट्स लिखे, आप इजीली पढ़ सकते हैं इनको। क्रॉस डॉकिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे आते हैं। क्रॉस डॉकिंग क्या है, देखो डॉकिंग क्या होता है कि एक ऐसे पोर्ट का प्लेस होता है जहाँ पर क्या करते हो आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप वहाँ पे रखते हैं। एक डॉकिंग एक प्लेस होता है जहाँ पर आप क्या करते हैं, कंटेनर्स को वहाँ पे रखा जाता है। क्रॉस डॉकिंग कहीं ना कहीं आप यूज़ करते हैं जब आपके वेयर हाउस का खर्चे को बचा रहे हो, ठीक है। वेयर हाउस का खर्चा क्या होता है कि आपके प्लेस की बात की जा रही है, आपकी प्लेस जहाँ पर उस सामान को आप रख रहे हो, कैरिंग कॉस्ट को कम करने की बात की जा रही है। तो कैरिंग कॉस्ट तभी कम हो सकती है जब हम इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे क्रॉस डॉकिंग की, क्योंकि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपकी और जो कॉस्ट है कहीं ना कहीं से हमें कम करनी पड़ेगी। तो स्ट्रैटेजी एक आपकी ये भी है क्रॉस डॉकिंग, जिससे आपकी कॉस्ट कम होगी। कौन सी कॉस्ट कम होगी, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट कम होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ से सामान बनकर तैयार हुआ है वहाँ से डायरेक्ट क्या करते हैं, फाइनली कस्टमर तक पहुँचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस डॉकिंग एक सिस्टम का यूज़ करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी है एक तरह की, जहाँ पे हम क्या करते हैं, साधारण रूप से गुड्स को फाइनली कस्टमर तक पहुँचाते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम देयर इज अ डायरेक्टली फ्रॉम द इनबाउंड ट्रक टू देयर इज अ आउटबाउंड ट्रक। इनबाउंड से आउटबाउंड पे डायरेक्टली पहुँचते हैं, हमें यहाँ पे बीच में कोई स्टोरेज का पॉइंट नहीं रखते हैं, ठीक है। बाईपास ट्रेडिशनल स्टोरेज इज वेयर हाउसिंग, यहाँ पे कोई स्टोरेज वेयर हाउसिंग का पॉइंट नहीं है, ठीक है। कंबाइनिंग ऑफ द स्मॉल डॉक्स फ्रॉम द डिफरेंट पोर्ट्स एंड देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग एंड द सेव्ड अ टाइम। देखो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे सामान हैं, ठीक है, और ये है मेरे पास व्हीकल। एक सेकेंड, व्हीकल अच्छा सा बना लेते हैं आपकी बार, ये बड़ा सा व्हीकल है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, सारे के सारे पर्सन अपने अपने सामान को क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। इन्होंने कहीं पे अपना स्टोरेज नहीं रखा, इसने यहाँ पे लोड किया, इनबाउंड हो गया, देन फाइनली अपने जो रिटेलर के पास जाके शिपमेंट कर रहे हैं। तो बीच में कोई स्टोरेज का पॉइंट नहीं है, ठीक है। बेनिफिट क्या है स्टोर डॉकिंग का, कि फास्टेस्ट ऑपरेशन हो रही है, प्रोडक्टिविटी एनहांस हो रही है, कॉस्ट आपकी कम आ रही है, कस्टमर क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी सामान मिल रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो कंसेप्ट है, ये रोल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन का सप्लाई चेन के अंदर ये कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर मैं कहूँ कि आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप इजीली ले सकते हैं। आपको ₹9 पे करना होगा इन नोट्स के लिए पर PDF। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप लेना चाहते हैं नोट्स को तो टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको हर चीज़ की इंस्ट्रक्शन दे देंगे कैसे आपको नोट्स मिलेंगे। एक बात और कि अगर आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर अभी तक विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है कि क्या क्या चीज़ है जो आपको हेल्प होने वाली है, ठीक है। और इवन मैं कहूँगी आप कंप्लीट चैप्टर्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उन सबको देके, जिससे कि आपको परफेक्ट नॉलेज होगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेंगे, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, वेयर हाउसिंग वाले में, जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और उम्मीद करूँगी सबके एग्ज़ाम अच्छे जाएँ, ठीक है।
हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करने की, इवन चाहे क्वेश्चन पेपर से है, नोट से है, वीडियो से। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।